नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रेवोल्यूशन 36 पर। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक जरूरी खबर के साथ। आपने अक्सर कुछ इन्वेस्टिगेशन टर्म्स जैसे कि नार्को टेस्ट, लाइव डिटेक्टर टेस्ट, द ब्रेन मैपिंग टेस्ट के नाम न्यूज या वेब सीरीज वगैरह में सुने होंगे। जब किसी आपराधिक मामले की तफ्तीश में पुलिस साधारण तरीके इस्तेमाल करके हार जाती है और सारी कोशिशों के बावजूद संदिग्धों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाती है, तब वो लाइव डिटेक्टर टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट जैसी तकनीक का सहारा लेती है। इन तकनीकों का इस्तेमाल सच का पता लगाने के परंपरागत तरीके थर्ड डिग्री टॉर्चर का उपयोग करने से बचने के लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज आपको इन सब इन्वेस्टिगेशन टर्म्स की जानकारी क्यों दे रहे हैं, तो जवाब ये है कि अभी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक बहुचर्चित खुड़मुड़ा हत्याकांड में ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद एक नया खुलासा हुआ है। जो खुलासा ये था कि उस परिवार की बहू निर्मला ही उस पूरे आपराधिक षड्यंत्र की मास्टरमाइंड थी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। कहानी कुछ यूं थी कि दुर्ग के अमलेश्वर थाना अंतर्गत खुड़मुड़ा गांव में 21 दिसंबर 2020 को एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में 2 महिलाओं के शव मिले थे। वहीं जांच के दौरान पिता और बेटे की लाश पानी की टंकी से बरामद हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड बताई जा रही उसी परिवार की बहू निर्मला का पति गंगा भी शामिल था। यहाँ से शुरू होता है काम की जानकारियों का सिलसिला, जिनकी जानकारी इस देश में रहने वाले हर नागरिक को होनी चाहिए। पहला सवाल ये है कि ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट होता क्या है? जवाब, नार्को टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक रासायनिक पदार्थ सोडियम पेंटेटल, जो एक तरह का ड्रग होता है, उसे आरोपी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो हिप्नोसिस जैसी अवस्था यानी आधे होश और आधी नींद वाली अवस्था में चला जाता है। और तब उसके दिमाग पर इतना बस नहीं रहता उसका कि वो कोई बात कहने से पहले या तय कर सके कि उसके द्वारा कही गई बात उसको दोषी ठहरा सकती है। वो बस उन सारे सवालों के जवाब देता चला जाता है जो सवाल एक्सपर्ट्स द्वारा उससे पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं ब्रेन मैपिंग की। इस टेस्ट का पूरा नाम ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट है, जिसे इन्वेस्टिगेशन टर्म में ब्रेन मैपिंग कहा जाता है। इस टेस्ट में आरोपी के स्कल यानी कि खोपड़ी से मशीन के माध्यम से इलेक्ट्रोड जोड़ दिए जाते हैं और फिर घटना की पूरी कहानी सुनाई जाती है और घटना से संबंधित फोटोज तथा प्लॉट्स दिखाए जाते हैं। तब अगर आरोपी को उस घटना से संबंध में कोई भी जानकारी होती है, अगर उसके दिमाग में कोई भी तस्वीरें होती है, तो P300 तरंगों का उत्सर्जन करने लगता है, और अगर संबंध नहीं होता है तो तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता है, जिसे एक मशीन की सहायता से सिस्टम में दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद एक एक्सपर्ट द्वारा उन रीडिंग्स की जांच कर फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसीलिए इस टेस्ट को P300 तरंग परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सवाल यह है कि इसका लीगल प्रोसीजर क्या है और क्या सिर्फ इन तकनीकों द्वारा निष्कर्षित रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषी करार दिया जा सकता है? इसका लीगल प्रोसीजर ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पर्याप्त कारण बताकर उस कोर्ट में जिस कोर्ट में रिमांड पेश की गई है, संबंधित मजिस्ट्रेट से इस टेस्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी से उसका कंसेंट जाना जाता है कि वो ये टेस्ट करवाना चाहता है या नहीं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक पिटीशन श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की सुनवाई करते हुए अपने जजमेंट में ये कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियां छोड़कर अगर आरोपी टेस्ट करवाने से इनकार कर देता है तो ये टेस्ट नहीं हो सकता। अगर वो हामी भरता है तब भी मजिस्ट्रेट द्वारा उसको ये बताया जाएगा कि सिर्फ नार्को टेस्ट में दिए गए बयान या ब्रेन मैपिंग टेस्ट रिपोर्ट के बिना उसको दोषी करार नहीं दिया जाएगा, और उस टेस्ट के दौरान आरोपी द्वारा नियुक्त किया गया वकील आरोपी का प्रतिनिधित्व करेगा और ये संपूर्ण प्रक्रिया वीडियोग्राफी के जरिए रिकॉर्ड की जाएगी। तीसरा और सबसे अहम सवाल ये है कि अगर आपका बयान आपके खिलाफ भी है तो उसके कोर्ट में एविडेंट्री वैल्यू यानी कि साक्ष्य में ग्राह्यता कितनी है, और इन इन्वेस्टिगेशन टर्म से संबंधित वो कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जो देश के पत्रकारों और आम जनता के बीच चलन में है, और उनका वास्तविक सच आखिर है क्या? जवाब यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की लिस्ट में यानी कि सेकेंडरी एविडेंस की लिस्ट में आता है।
इसकी साक्ष्य गहता उतनी नहीं होती जितनी की डायरेक्ट एविडेंस की होती है। सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि इस टेस्ट में अगर कोई आरोपी ये भी कह दे कि मैंने ये कत्ल या बलात्कार किया है, तो भी उस स्टेटमेंट को इकबाल जुर्म नहीं माना जाएगा। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहस के वक्त सच बाहर लाने में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तथा फैसले के वक्त सही निर्णय लेने में न्यायाधीश महोदय का मार्गदर्शन जरूर कर सकता है। लेकिन सिर्फ इस एक एविडेंस के आधार पर किसी आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। चौथा सवाल, क्या ये टेस्ट प्रक्रिया किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करती है? जवाब है बिल्कुल करती है। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी के साथ ये आर्टिकल 20 यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस का भी हनन करती है, जिसके सब क्लॉज 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 की अगर बात करें तो उसके प्रावधानों के तहत अदालत या कोई और अथॉरिटी इस देश के किसी भी व्यक्ति को उसके दिमाग में उपलब्ध उसकी निजी जानकारी जिसकी वो किसी से साझा नहीं करना चाहता, वो साझा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये दोनों अधिकार उसके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं जो उनको भारत के संविधान ने दिए हैं। हालांकि लगातार विधि के जानकारों द्वारा अलग अलग देशों का उदाहरण देकर भारतीय जुडिशियल सिस्टम से इन टेस्ट की एविडेंट्री वैल्यू बढ़ाने की मांग की जाती रही है, लेकिन अभी तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इससे संबंधित कोई बदलाव होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द होगी मुलाकात किसी जरूरी खबर के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।